हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोठारी क्लासेस। आप देख रहे हैं एमसीक्यू सीरीज 12th क्लास की, मेरे यानी अरुण कोठारी के साथ। और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है 13। इससे पहले हम 12 पार्ट कवर कर चुके हैं और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सिर्फ एमसीक्यू नहीं, इसके हाइड आंसर्स की वजह से आपके कुछ और क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि घाटे की वित्त स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी कार्रवाई की जाती है। देखिए, हम जब राजकोषीय घाटा चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बता दिया था कि राजकोषीय नीति के तहत किस प्रकार से जो फिस्कल डिफिसिट होता है उसे कम करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आंसर को हाइड नहीं किया है, यहाँ पर दिखा रखा है कि बी आंसर है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है इसका आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बता रखा है कि बैंकों से उधार लेना एक पॉइंट हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेना और जन सामान्य के प्रति उधार। आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। अब देखिए, अगर हमारे पास घाटे की वित्तीय स्थिति है और हमें उसे सुधार करने की कोशिश करनी है तो हमें क्या करना होगा। हमें बैंक को सुधार लेना होगा। ठीक है, ले लेते हैं हम बैंक को सुधार, क्योंकि हमारे ऊपर जो घाटा हुआ है उसको पूरा करना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से उधार लेना होगा, ये भी सही है। और जन सामान्य से प्राप्त उधार, जनता से भी उधार प्राप्त करना होता है। आप सभी को पता है कि 1990 में जब चंद्रशेखर की सरकार थी तो उस समय क्या सिचुएशन हमारे सामने आई कि हमें उधार लेना पड़ा। तो वहां पर सवाल किया गया था, हमने बैंक को सुधार लिया, स्विस बैंक के पास हमने करीब अपना 20,000 किलो सोना गिरवी रखा, और ऐसा ही हमने 49,000 किलो के आसपास सोना अपना जापान और यूके के पास गिरवी रखा। अब बात आती है कि हमने जन सामान्य से उधार क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस समय जो आपके चंद्रशेखर की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार बाहर से समर्थन की सरकार थी, ना कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई भी थी बाद में कि वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो जन सामान्य से उधार प्राप्त करें, लेकिन अगर घाटा होता है, वित्त की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है तो हम जन सामान्य से भी उधार मांग सकते हैं पैसा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार, जैसा कि हमें बाद में आपको पता ही है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जैसे कि आईएमएफ से हमने उधार लिया। आईएमएफ से हम उधार इसलिए नहीं ले पाए थे 1991 में, मतलब हमें शुरू में हमें उधार इसलिए नहीं मिला क्योंकि अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के बीच में जो विवाद चल रहा था, और गल्फ कंट्रीज में इराक ने जो कुवैत पे हमला कर दिया था। ये कहानी आप मतलब पहले से जानते होंगे कि गल्फ कंट्रीज 1988 से लेकर के 91 तक जो युद्ध चले और जो गृह युद्ध की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई, और इस वजह से वहां पर जो है ऑयल के जो दाम बढ़ गए, इस वजह से हमें आईएमएफ के पास जब जाना पड़ा तो अमेरिका की तरफ से मना कर दिया गया था कि नहीं, हम उधार नहीं देंगे, कुछ शर्तें आपको हमारी माननी पड़ेंगी। खैर, वो अलग टॉपिक है। तो पहले आप बस इतना समझिए कि बैंक से उधार लेना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेना और जन सामान्य से उधार लेना, ये आपके 3 पॉइंट हैं जिससे कि क्या होता है, आपका घाटे की व्यवस्था होती है। अगर आयात शुल्क में कमी कर देंगे, जो बाहर से सामान हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो स्थिति क्या होगी, और हम इसे क्यों नहीं जोड़ेंगे इसमें। क्योंकि देखिए, अगर सरकार को घाटा हो रहा है ना, तो सरकार क्या करेगी, सरकार शुल्क लगा करके उस पैसे को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। तो आयात शुल्क में कमी करने का अर्थ क्या हो जाएगा कि आप इस समय अपने ही जो आपके लिए राजकोषीय प्राप्तियां हैं, ठीक है, उसमें कमी ला रहे हैं। तो इसीलिए इस वाले पॉइंट को आप नहीं मानते, यानी कि उपरोक्त 3 सही है। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत द्वारा 1991 में बनाई गई नई आर्थिक नीति में कौन से क्षेत्र शामिल है। तो 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसका नाम था LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये LPQ के जगह पर आई थी। LPQ यानी कि लाइसेंस, परमिट एंड कोटा। और देखिए, जो लाइसेंस परमिट था वो रीजन था जिसकी वजह से 1991 में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आया। आईएमएफ के चीफ ने 1988 में आकर के राजीव गांधी सरकार को यह बताया भी था कि आप इस स्थिति को कंट्रोल में लाइए, वरना आपके आने वाले 4-5 साल में आगे बड़ा क्राइसिस आने वाला है। और वो आया भी 1991 में। ठीक है, तो 1991 में फिर मनमोहन सिंह ने, जो कि 1990 चंद्रशेखर सरकार में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर थे चंद्रशेखर के, यानी कि प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने एडवाइज करा था कि हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आनी पड़ेगी, और वो हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के भी आए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हमें एक बात याद रहनी चाहिए कि 1990 में जब हमने गिरवी रखा सोना और उसके बदले में हमने पैसे जो लिए, उस समय हमारे आरबीआई गवर्नर एस वेंकटेश्वर थे। ठीक है, तो ये बात अपना याद रखिएगा। तो अब यहां पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज जो है नई आर्थिक नीति के क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो वो बोल रहा है मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा,
भुगतान संतुलन और अवमूल्यन। तो देखिए यहां पर ध्यान से आप समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति पॉइंट में कंफ्यूजन होती है, वरना हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा तो आई गई थी, जो कंपटीशन था बाहर से हमारे देश की तरफ को, वो हमने आयात करवा करके जो हमने ओपन मार्केट की जो पॉलिसी अपनाई थी कि खुले बाजार की प्रक्रिया अपना ली थी, उस वजह से ऐसा आ गया था। उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी हमारी, ठीक है, ओपन इकोनॉमी बाद में हुई। तो ओपन इकोनॉमी की वजह से बाहर से जो विदेशी निवेशक थे उनकी वजह से घरेलू बाजार में अंतर स्पर्धा तो आई, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी, ठीक है। अगला जो है भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान शेष जो था हमारा, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर चैप्टर पढ़ा है जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज का एक हिस्सा है, तो वहां पर आपने बात समझी होगी कि हमारा जो है भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान शेष क्या होता है और भुगतान आधिक्य क्या होता है। तो उस स्थिति में भुगतान संतुलन, यानी कि हमने यहाँ पर भुगतान संतुलन करने की कोशिश करी थी, ठीक है, आयात निर्यात की बराबरी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आगे आ गया अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपनी ही मुद्रा की कीमत में कमी कर देना स्वयं सरकार के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल कि रुपया की कीमत अगर गिरा देती है सरकार स्वयं से, तो इस वजह से अमेरिकी डॉलर के बदले में हमें अब अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब अगर पहले 60 का मिल रहा है तो अब 70 का देना है, ठीक है, या फिर 80 का लेना पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से विदेशी निवेशकों को मतलब लाभ की स्थिति यहां पर दिखाई पड़ती है। विदेशी निवेशक भारत की ओर आकर्षित होंगे क्योंकि उनके लिए उन्हें कम डॉलर देकर के अधिक रुपया मिल रहा है, तो वो यहां पर निवेश करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। तो नई आर्थिक नीति जहां पर हम चाहते थे कि अधिक से अधिक निवेशक आए, तो उसके लिए ये सारे ही पॉइंट हमने अपनाए थे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उस क्वेश्चन का एक बार आप यहां पर हाइड आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर दे ही रखा है, फिर हम उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हाइड आंसर से एक बार पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक का गठन करती हैं। तो कह रहा है कि विश्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं मिलकर के गठन कर देती हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व बैंक क्या है और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। बुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, अगर आपको पता हो तो। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, ठीक है। तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें देखिए कुछ संस्थाएं हैं जो मिलकर के करती हैं, उनमें से 3 संस्थाओं के यहाँ पे 4 संस्थाओं के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो मैंने अभी आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था IMF के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अलग संस्था है, वो विश्व बैंक का मतलब एक तरीके से हिस्सेदार नहीं है, या विश्व बैंक में किसी भी तरीके का कोई भी कार्य ये नहीं करता। विश्व बैंक से एक अलग संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अलावा जो आपका IBRD है या फिर IDA है या MIGA है, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो IFC भी होता है। IFC आप नोट कर लीजिएगा, IFC। और एक और संस्था है ICSID, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये वो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा मतलब मिल करके आपका विश्व बैंक गठन जो है कार्य करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 नाम दिए हुए हैं, चौथा पांचवा मैंने आपको बताई दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली बात कह रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1944 में। तो हाँ, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। उसके अलावा ये आपसे कह रहा है कि इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें क्या 189 सदस्य देश हैं। तो हाँ बिल्कुल, 189 सदस्य देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए हुए हैं और वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इसमें SDR, यूरो, डॉलर, रेनमिनबी शामिल है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यूरो, डॉलर, रेनमिनबी और आपका पौंड, येन, ये सारी मुद्रा इसमें शामिल हैं, ठीक है। और इसका अगले पेज पे देख लेते हैं। अगला चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, इसका चौथा पॉइंट कह रहा है इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ही है। तो स्थापना के समय इसमें 44 देश जुड़े हुए थे और बाद में इसमें 189 देश मतलब अब जुड़े हुए हैं। और इसका संगठन सभी को पता है कि वॉशिंगटन DC में है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर इसका आंसर ढूंढने में कि इसके ये सभी आंसर इसके सही हैं, ठीक है। अच्छा, आपका जो रेनमिनबी है, रेनमिनबी क्या है, तो रेनमिनबी आपकी चीन की मुद्रा है, ठीक है। और इसको बहुत ही बाद में 2016 के आसपास शामिल किया गया था IMF में, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नई आर्थिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे क्वेश्चन ज्यादातर देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड आ रहे हैं, यानी कि जो आपका बुक में 6 चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है नई आर्थिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला बोल रहा है कि इसमें स्थायित्वकारी एवं संरचनात्मक उपाय किए गए। तो स्थायित्वकारी और संरचनात्मक उपाय किए गए थे इसमें, जो कि अर्थव्यवस्था में स्थायित्वपन लेकर के आए और जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन आए। इसके बॉडी स्ट्रक्चर जो हमारा पहले का था वो एलपीक्यू बिल्कुल ही चेंज हो जाए। तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये एलपीक्यू के बारे में एक बात बताता हूँ कि लाइसेंस परमिट और कोटा जो पॉलिसी थी उसके तहत देखिए, अगर आप कंपनी खोल रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद कितना उत्पादन करेंगे इसका कोटा निर्धारित कर देगी सरकार की, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। उसके बाद आप वस्तु की कीमत क्या निर्धारित करेंगे, इस पर भी सरकार का हस्तक्षेप हुआ करता था। मैं आपको बताऊं कि सरकारी संस्थानों के तहत ब्रेड, ठीक है, शूज, इवन मतलब ऐसी ऐसी चीजों पर सरकार ने अपना कंट्रोल ले लिया था, क्योंकि सोशलिज्म अपना रखा था कि वो कंपनीज जो कि निजी क्षेत्र का अधीन आनी चाहिए, जो निजी क्षेत्र का जिसमें निवेश हमें करवाना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं करवाया। ऐसी 246 आपकी देखिए 1991 में बात करें तो सिर्फ 5 कंपनीज पे सरकार ने अपना कंट्रोल ले रखा था। लेकिन अगर बात करें हम बाद में जब अब सिचुएशन आई आपकी 1990 की, तो उस समय तक 246 ऐसी छोटी बड़ी कंपनीज थी जिसपे सरकार ने अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। तो ये बताता है कि सरकार किस तरीके से अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने में लगी थी, किस करके सरकारी उपक्रम सभी के सभी तो लाभ नहीं कमा रहे थे, तो सरकारी उपक्रम लाभ नहीं कमा रहे थे, तो सरकार किस तरीके से घाटे की ओर बढ़ती जा रही थी और 1991 में नई आर्थिक नीति आई। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है कि हाँ 1991 में हमने एलपीक्यू को अपनाया था, इसलिए संरचनात्मक और स्थायित्वकारी हमारे उपाय थे। इसके बाद इससे विदेशी मुद्रा भंडार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संभव हुआ, बिल्कुल। उसके बाद आपका एफडीआई और एफआईआई को ओपन कर दिया गया था, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और आपका एफडीआई दोनों एक तरीके से भारत की ओर अग्रसर हो गए, भारत में आने लगे, जिस वजह से हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल ही सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, ठीक है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज के थ्रू, तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इस सीरीज को कवर करें, बार बार रिपीट करें, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि 20 नंबर के जो क्वेश्चन आपके आएंगे मैक्रो और आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के, वो पूरी तरीके से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों को भारत के उदारीकरण की नीति में शामिल किया गया। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, सरकार के द्वारा लगाए गए जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, सरकार के द्वारा जिस भी तरीके का कंट्रोल था, उसको एक तरीके से ढील दे देना। तो सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर देखें तो कर व्यवस्था में सुधार किया गया था, बिल्कुल सही बात है। उदारीकरण के तहत कर व्यवस्था में सुधार किया गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद लघु उद्योग हेतु क्षेत्रों का आरक्षण कर दिया गया। लघु उद्योग के लिए कुछ क्षेत्रों का आरक्षण कर दिया गया और बता दिया गया कि अब इसमें आपकी निवेश सीमा को भी बढ़ा दिया जाएगा। पहले 5 लाख थी निवेश सीमा, आपको पता होना चाहिए कि लघु उद्योगों के लिए पहले निवेश सीमा कितनी थी, केवल 5 लाख थी। आगे आ जाते हैं, आगे कह रहा है वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए। हाँ बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल ये क्राइसिस क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस तो था, हमारे पास विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी हो गई थी, जिस वजह से हमें केवल और केवल 1 हफ्ते तक का हमारे पास विदेशी निवेश रह गया था और विदेशी मुद्रा रह गई थी, सॉरी। तो उस विदेशी मुद्रा से हम केवल 1 हफ्ते तक ही व्यापार कर सकते थे और उसके बाद फिर हमारे व्यापार के अवसर समाप्त हो जाते, तो इसीलिए वित्तीय क्षेत्र के सुधार थे ये। अगला है भारतीय और विदेशी निजी बैंकों की स्थापना के अवसर प्रदान किए गए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मुद्रा का मूल्यन किया गया, ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूं मुद्रा का मूल्यन क्या होता है पिछले क्वेश्चन में, और मुद्रा का मूल्यन यहां पर किया गया था, यानी कि ये 5 पॉइंट आपके बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगर आपको हाइड आंसर देखना है तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है हमें, सत्य नहीं, असत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। तो ब्याज दरों का निर्धारण करता है, क्या ये ब्याज दरों का निर्धारण करता है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्याज दरों का निर्धारण ये करता है, रिजर्व बैंक ब्याज दरों का निर्धारण करता है। अगला बोल रहा है अन्य बैंकों की जमा निर्धारित करता है, अन्य बैंकों की जमा भी रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए कि कौन सा बैंकों का बैंक होता है, ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, ठीक है। बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबीआई है, इसके बारे में व्याख्या करनी होती है, ये किसकी ये फीचर भी है, इसकी विशेषता भी है, ठीक है। सरकार के किसी भी ऋण दान का संचालन ना करना, तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। जो सरकार किसी भी तरीके का ऋण दान करती है या सरकार कोई भी पैसा लेती है तो उसका जो संचालन करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है, इसीलिए ये वाला कथन यहां पर जो ना करना लिख दिया है ये कथन गलत हो गया है, तो इसका आंसर हो गया डी। यहां पर हाइड आंसर दे रखा है, आंसर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय क्षेत्र के सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका नियंत्रण वित्तीय क्षेत्र के जो सुधार थे इसका नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है क्या कह रहा है ये, इसमें आपका जो है FII और म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं। अगला कह रहा है इसमें व्यापारिक बैंक और पेंशन कोष शामिल नहीं है। तो आपको समझना चाहिए पहली बात तो कि ये कह रहा है कौन से कथन इसमें से सत्य हैं, बताइए। तो देखिए पहला तो बिल्कुल सत्य है कि रिजर्व बैंक इसका संचालन करता है, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपके उस टाइम के रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने आकर के बात करी डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के, और उसके बाद ही निर्णय लिया गया 1991 का नई आर्थिक नीति का। तो बिल्कुल सही बात यहां पर कही गई है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही था। दूसरा कह रहा है कि इसमें जो है FII और म्यूचुअल फंड शामिल हैं, तो FII तो बिल्कुल शामिल है, मैंने आपको बताया था। विदेशी संस्था जैसे FII होता है, व्यापारिक बैंक है, म्यूचुअल फंड है, पेंशन कोष है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, इसीलिए दूसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा कह रहा है व्यापारिक बैंक और पेंशन कोष शामिल नहीं होते। अरे बिल्कुल व्यापारिक बैंक इसमें शामिल होते हैं और पेंशन कोष भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ये कह रहा नहीं होते हैं, तो ये कथन गलत है। बाकी दो सत्य हैं, तो आंसर हो गया C। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता में शामिल किया गया है। देखिए तो यहां पर आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 1991 जब आपकी नई आर्थिक नीति आई, 1991 की नई आर्थिक नीति में कई सारे क्षेत्रों पे से औद्योगिक लाइसेंस की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई। मतलब जो हमने रोक लगा रखी थी कि आपको कोई भी उद्योग में घुसने से पहले हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो रोक हटा दी गई। परंतु फिर भी कुछ ऐसे अनिवार्य उद्योग थे जिन पर हमें रोक लगानी थी, जैसे कि औषधि, ठीक है, प्रतिरक्षा या सुरक्षा से संबंधित, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी या औद्योगिक विस्फोट या फिर सिगरेट, ये सारे वो तत्व थे जिन पर हमने कंट्रोल कर रखा था। मैं ये सारे पॉइंट्स एक साथ ही आपको बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है कि बताइए कि चार में से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा था जो कि शामिल नहीं किया गया था। तो सिगरेट, जितने भी व्यसन से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी इसमें शामिल नहीं की गई थी, मतलब शामिल की गई थी, उस पे आपको क्या करना था, लाइसेंस लेना ही लेना था। ठीक है, परमाणु क्षेत्र से संबंधित, प्रतिरक्षा से संबंधित, औषधि से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या फिर औद्योगिक विस्फोट से संबंधित सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया था। तो ये सभी वो पॉइंट है जिसके लिए अनिवार्य कर दिया गया था लाइसेंस। तो आपको समझ में आया कि ये सारे ही कथन सत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर वचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले आपको समझना होगा कि कर वंचन क्या होता है। कर वंचन का मतलब क्या है, देखिए 1991 की नई आर्थिक नीति के द्वारा यह अपनाया गया था कर वंचन। और कर वंचन क्या होता है, ये होता है उच्च दर, किस चीज की, कर की, टैक्स की, जो टैक्स का हाई रेट होता है वो कर वंचन होता है, जो कि राजकोषीय नीति से संबंधित है। ठीक है, राजकोषीय नीति में कर आता ही है, आपको पता ही है। तो ये पहला पॉइंट इसका बिल्कुल सही है कि ये राजकोषीय नीति से संबंधित है। लेकिन इसमें कर की दर निम्न होती है, ये गलत है। कर की उच्च दर को ही कर वंचन कहा जाता है। बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2017 में इसे रोकने के लिए ही GST लाया गया था। ठीक है, इसे मतलब कि आपकी कर की दर ज्यादा अधिक ना हो पाए, इसीलिए GST को लेकर के आए थे। तो कर वंचन क्या है, राजकोषीय नीति से संबंधित है, कर की उच्चतम दर होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या करा हमने, इसे हटा करके 2017 में नए टैक्स को हम लेकर के आए, जिसका नाम हमने क्या रखा, GST। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आंसर आपका पहला ही सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इसका हाइड आंसर ये रहे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदेशी विनिमय सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो विदेशी विनिमय जो हमारे पास भंडार होता है, जो हमारे पास मुद्रा होती है या लेन देन जो हम करते हैं, उसके लिए कौन से कथन सत्य हैं। यह भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। विदेशी जो भी लेन देन हमारा होता है वो भुगतान संतुलन को प्रभावित करता ही करता है, आयात और निर्यात प्रभावित करते हैं। यह अवमूल्यन से संबंधित है। और तीसरा कह रहा है यह विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति का निर्धारण करता है। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का निर्धारण करता ही है, हमें पता ही है। और बोल रहा है कि यह अवमूल्यन से संबंधित है। तो देखिए ये अवमूल्यन से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अवमूल्यन संबंधित हमने बताया था कि 1991 में हमने वस्तु की अपनी मुद्रा की कीमत का अवमूल्यन किया ही था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नवरत्न कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इनका उद्देश्य आधारभूत विस्तार तथा प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना होता है। पहले आपको नवरत्न कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए कि सरकार के अंतर्गत आती हैं, जिनके लिए हमने कानून बना रखा है कि इनका कभी भी हम निजीकरण नहीं करेंगे। तो नवरत्न कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, इनका उद्देश्य आधारभूत विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना होता है। बिल्कुल सही बात है कि इनका आधारभूत विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना इनका कार्य होता है। ये विश्व बाजार में विस्तार एवं स्वयं उत्तरदायी होती हैं। हाँ ठीक है, ये विश्व बाजार में विस्तार हेतु स्वयं उत्तरदायी होती हैं। एनटीपीसी और गेल नवरत्न दर्जा कंपनियां हैं, तो बिल्कुल एनटीपीसी और गेल नवरत्न कंपनियों में से ही हैं। और अगला है कि कोल इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न कंपनियां हैं। तो देखिए, महारत्न कंपनियां अलग हैं और आपकी नवरत्न कंपनियां अलग हैं। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे बताया कि कोल इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न कंपनियों का हिस्सा है, तो हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है, ये महारत्न कंपनियों का ही हिस्सा है। चलिए तो आगे बढ़कर के आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर तो हो गया है डी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में विनिवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी से संबंधित है। तो देखिए, ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले जैसा ही है, इसीलिए इसका आंसर पहले दिखा दे कि इसका आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो विनिवेश का मतलब क्या होता है? पुनः निवेश करना। इसकी वजह से क्या होता है? क्षेत्रों को उद्यमों की इक्विटी बिक्री संबंधित, मतलब आप अपने कंपनी के शेयर बेच देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ पर एक निवेशक आ जाता है, वो निवेश कर देता है। इससे वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। हाँ बिल्कुल सही है, वित्तीय अनुशासन को इससे बढ़ावा मिलता है। आधुनिकीकरण आ जाता है इससे, ठीक है। नए नए जब विदेशी निवेशक आपके यहाँ पर निवेश करेगा तो मॉडर्नाइजेशन भी होने लगेगा, आपकी कंपनी को ताकत मिलेगी। इससे निजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। तो बिल्कुल निजी क्षेत्र का व्यक्ति तो निवेश करेगा आपके यहाँ पर, तो निजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य प्रापण क्या होता है? बाह्य प्रापण की भूमिका से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल हैं? तो बाह्य प्रापण क्या होता है और उससे संबंधित ये तीन तत्व सही है या गलत है, पहले पढ़ लेते हैं। विदेशों से सेवाओं की प्राप्ति। तो देखिए, बाह्य प्रापण का मतलब होता है चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, ग्लोबलाइजेशन का ये पॉइंट है, ठीक है। वैश्वीकरण से संबंधित होता है बाह्य प्रापण, मतलब हम किसी दूसरे देश के द्वारा किसी दूसरे देश में कोई किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी प्रदान कर देना, मतलब जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो ये सब चीजों का आदान प्रदान होगा ही। तो विदेशों से सेवाओं की प्राप्ति बिल्कुल सही पॉइंट है। आधुनिक संचार साधनों की प्राप्ति बिल्कुल सही पॉइंट है। मैंने अभी आपको बताया कि विदेशों को या विदेशों से कोई वस्तु या कोई भी चीज जो कि मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे लेकर के जा रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या किसी भी चीज से रिलेटेड है या वो सर्विस ही है, उसको हम बाह्य प्रापण की श्रेणी में जोड़ेंगे। अगला कह रहा है, भारत को महाद्वीपों के साथ साथ व्यापार वाणिज्य स्थापित करने में सफलता हासिल हुई है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। हाल ही के वर्षों में, मतलब अगर हम सन 2000 के बाद देखें तो एक भारत बाह्य प्रापण के रूप में विश्व स्तर पर उभरती हुई एक शक्ति के रूप में आगे आया है, क्योंकि सभी लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं और भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की सीरीज के सारे क्वेश्चन। अब हम आगे मिलेंगे आपसे अगली सीरीज में, और तब तक के लिए आप घर पे बने रहें, तैयारी करते रहें। अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपके पेपर होंगे या नहीं होंगे उससे रिलेटेड, ठीक है, जो कि 12th क्लास वाले बच्चे परेशान हैं। तो आप अभी अपनी तरफ से प्रिपरेशन करते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।